नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्णमाला के तीसरे भाग पर। यानी इससे पहले हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला के 2 भाग पढ़ लिए हैं और आज का जो हमारा पार्ट है ना, ये फाइनल है। यानी तीसरे भाग में हम लोग कंप्लीट हिंदी वर्णमाला को पढ़ लेंगे। देखते हैं, यानी वर्णमाला में हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है 2 भाग में, उसके अंतर्गत हम लोग स्वरों का पूरा वर्गीकरण पढ़ चुके हैं और व्यंजन में स्पर्श व्यंजन का हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं वर्गीकरण। अब आगे जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे एक तो अंतःस्थ व्यंजन को, अंतःस्थ व्यंजन का वर्गीकरण। एक हम पढ़ने वाले हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन का वर्गीकरण और एक हम पढ़ने वाले हैं आपका संयुक्त व्यंजन का वर्गीकरण, संयुक्त व्यंजन का वर्गीकरण। तो इसमें अगर हम देखें अंतःस्थ में कौन कौन से आते हैं, तो आपका या, रा, ला और वा। अगर इनको हम सही से उच्चारित करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनको बोलने में मुख से कब हवा निकलती है, या, र, ला, वा। ठीक है, तो यानी ये जरूर निश्चित रूप से अल्प प्राण है। क्या? चूंकि कब हवा निकलती है तो अल्प प्राण है। चलो इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। और ऊष्म संघर्षी में यदि हम देखें तो सा, सा, सा और हा पढ़ने वाले हैं। और संयुक्त व्यंजन में हम लोग छ, त्र, क्या और स्रा को पढ़ने वाले हैं। यानी कुल मिला के 12। पहले हम बाकी वर्णों का जो है वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, अब हमें इनका वर्गीकरण पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले देखो या, रा, ला और वा। अगर इनका वर्गीकरण देखें तो इनको बोलने में मुख से कम हवा निकल रही है, यानी ये चारों के चारों क्या है? अल्प प्राण है। ये चारों क्या है? अल्प प्राण है, अल्प प्राण, क्योंकि इनको बोलने में मुख से हवा कम निकलती है। उसके अलावा ये चारों के चारों सघोष है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, वो ये है कि जो स्वरों का वर्गीकरण है सेम वही वर्गीकरण या, रा, ला और वा का है। क्योंकि ई से या, ऊ से वा, री से रा और री से ला बनता है। तो ये कुल मिलाकर के स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। और इनका जब वर्गीकरण पढ़ते हैं तो हमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं पढ़ना है। यदि हमने स्वरों का वर्गीकरण अच्छे से पढ़ा है तो इन चारों का वर्गीकरण हमें समझ में आ जाएगा। अब इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो जहां से ई का उच्चारण होता था, क्योंकि ई से या बनता है, वही इसका उच्चारण स्थान है। यानी इसका मतलब ये क्या है? तालव्य है। क्या है? तालव्य, क्योंकि ये तालु से निकलता है। रा री से बनता था और री होता था हमारा मूर्धन्य, कोई समस्या नहीं है, ये भी मूर्धन्य होगा। ला वहां पे हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसको हम वर्त से, जिसको हम दंत मूल मसूड़ा कहते हैं, दंत मूल, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है मसूड़ा, इसको याद रखेंगे। यानी ई से या बनता है, री से रा बनता है, तो दोनों का उच्चारण स्थान भी वही है। और ऊ से वा बनता है, तो ऊ क्या होता है? ओष्ठ होता है, ओष्ठ। पर ये आपको कहीं कहीं पे आपको दव्योष्ठ, दव्योष्ठ लिखा हुआ भी मिलेगा, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। यानी या, रा, ला, वा के वर्गीकरण की बात करें तो इनको हम अंतःस्थ बोलते हैं, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित है। और ये चारों सघोष हैं और ये चारों अल्प प्राण है। और ये इनके उच्चारण स्थान है तालव्य, मूर्धन्य, वर्त से और वा, ओष्ठ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देख लेंगे। अब हमारे पास आते हैं कौन से? ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी कौन से हैं? तो ऊष्म संघर्षी हमारे 4 हैं।
और वो कौन से है, एक आपका हो गया सा, और ये भी सा, ये भी सा, और ये हा। अब इन तीनों को जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हम लोग सा सीटी, सा श्रोता इस तरीके से पढ़ते हैं, सा से सपेरा। पर वास्तविक इनका जो मामला है वो हमें ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। हमें किस अनुसार पढ़ना चाहिए, जैसा इनको व्याकरण में दिया गया है। यानी इस सा का उच्चारण स्थान है हमारा क्या, तालव्य। ठीक है, ये तालु से जीभ तालु को टच करती है तब इसको बोलते हैं। तो जैसा या का था उसी बिल्कुल सेम उसी हिसाब से ये भी हो गया। और ये जो सा है ये मूर्धन्य हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये दंत्य हो गया, दंत्य। और हा हो गया काकल्य। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर इनका वर्गीकरण पूछता है तो हम कैसे करेंगे। तो ध्यान दो कि इसको हमें सा को उच्चारित करने में तालु की आवश्यकता होती है, तो उसको तालव्य। तो इन सा का जब हम कहीं लिखे पढ़े तो इनको ऐसे ही हमें बोलना चाहिए कि यहाँ पर दंत्य सा का प्रयोग होगा, यहाँ पर तालव्य सा का प्रयोग होगा, यहाँ पर मूर्धन्य सा का प्रयोग होगा। यदि इसको हम अपने रूटीन में ला देते हैं तो आसानी से आप लोग कभी भी वर्गीकरण में आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ये इनके उच्चारण स्थान हो गए, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और काकल्य। काकल्य को हम स्वरतंत्रीय भी कहते हैं, स्वरतंत्रीय। ठीक है, इसी को हम कंठ भी कहते हैं। यानी जब हा को बोलते हैं तो आ, हा और आहा, इसमें दोनों मिल जाते हैं, तीनों का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। ठीक है, इसी को काकल्य या स्वरतंत्री के रूप में भी बता दिया जाता है। तो ये तो इनका हो गया उच्चारण स्थान। इसके अलावा यदि वो अघोष और सघोष में पूछेगा तो आपको क्या करना है। तो ये तीनों के तीनों क्या होता है कि अंतस्थ व्यंजन के जस्ट उल्टा होते हैं। यानी अगर अंतस्थ व्यंजन क्या थे, अल्प प्राण थे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे महाप्राण। अगर वो सघोष थे तो ये क्या हो जाएंगे, अघोष। यानी उनका चारों का और इनका तीनों का मामला बिल्कुल अपोजिट है। वो अगर अल्प प्राण है तो ये महाप्राण है, वो अगर सघोष है तो ये अघोष है, क्योंकि वो स्वरों से रिलेटेड है और ये व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, तो इसलिए इनको अलग से ही याद रखना है। हा के लिए क्या होगा कि हा जो है ना, इसका वर्गीकरण ही बिल्कुल अलग है। ये आपका रहेगा महाप्राण और सघोष, जिसको हम घोष भी कहते हैं। चाहे घोष कह दें चाहे सघोष कह दें, दोनों एक ही बात है। चाहे हम सघोष कह दें चाहे घोष कह दें। और अल्प प्राण महाप्राण की बात हम पहले कर चुके हैं कि जिन ध्वनियों को बोलने में मुख से कम हवा निकलती है उनको अल्प प्राण कहते हैं, और जिनको बोलने में मुख से ज्यादा हवा निकलती है उनको महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, प्राण माने वायु। तो ये हवा से रिलेटेड है, मुख से कितनी निकलेगी हवा उसके अनुसार ये वर्गीकरण किया गया है। और अघोष सघोष का वर्गीकरण स्वर तंत्रियों में कंपन के अनुसार किया गया है। तो इनको हम इस तरीके से याद रखेंगे। ये आपके हो गए चारों। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनका उच्चारण स्थान भी हो गया, इनका अघोष और सघोष भी हो गया, इनको ऊष्म संघर्षी बोलते हैं, ये भी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग हमारे जो चार बचे हुए हैं, यानी संयुक्त व्यंजन। इनको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब हम संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं। इनके उच्चारण स्थान की कोई बात नहीं, इनके अल्पप्राण महाप्राण की कोई बात नहीं। फिर इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे बात करेंगे। देखो, ये चार हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर भी चार होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी चार होते हैं। जो छा बनता है वो बनता है का प्लस मूर्धन्य सा से। किससे बनता है, का प्लस मूर्धन्य सा से। त्रा किससे बनता है, ता प्लस रा से। पर ये हलंत लगी हुई है, इसका मतलब ये आधे हैं। ज्ञा किससे बनता है, जा प्लस यहाँ से। और स्रा किससे बनता है, सा प्लस रा से। यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि पहला जो वर्ण है उस वर्ण में हलंत लगी हुई है, और जो दूसरा वर्ण है वो अपने आप में पूरा है। पेपर में इसी तरीके के चार ऑप्शन होंगे, किसी में इसमें हलंत लगा देगा,
किसी में दोनों में अलंत लगा देगा, किसी में दोनों में अलंत नहीं लगाएगा और बस वहीं पे मिस्टेक हो जाती है। ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता था। अब इसके आने की थोड़ी सी प्रश्न में गिरावट आ गई है, अब थोड़ा सा कम पूछा जाता है। पहले तो जो भी एग्जाम होते थे लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही था कि ये किससे मिलकर के बना है, क्योंकि संयुक्त है, दो वर्णों से मिलकर के बना है। तो इन चारों में किसी का भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, ध्यान दें। इसीलिए कुछ लोग इसको ज्ञा पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको ज्या पढ़ते हैं, ज्या, क्योंकि ज्या और यहाँ से मिलकर बना है तो ज्या ज्यादा शुद्ध है ज्ञा की अपेक्षा, पर ज्यादातर लोग हम लोग ज्ञा बोलते आए तो हम लोग अभी भी ज्ञा से ज्ञानी इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन चारों का ना तो हमें उच्चारण स्थान याद करना है, क्यों? क्योंकि उच्चारण स्थान इनका पहले जो वर्ण दिया गया है उसी वर्ण के अनुसार इनका उच्चारण स्थान निर्धारित होगा। यानी ये जो छा है ना, ये आपका का के बाद आएगा और खा से पहले आएगा, यानी यहाँ पर ये आएगा और फिर आपका ये आएगा, इन दोनों के मध्य इसका स्थान होगा। अगर त्रा की बात करें तो ये ता आएगा, फिर त्रा आएगा और फिर था आएगा। ठीक है, अगर हम ज्ञा की बात करें तो पहले जा आएगा, फिर ज्ञा आएगा और फिर जा आएगा। ठीक है, अगर हम स्रा की बात करें तो पहले आपका सा आएगा, ठीक है, और फिर आपका स्रा आएगा और फिर आपका ये वाला सा आएगा। यानी ये क्या है? तालव्य सा, ये मूर्धन। तालव्य और मूर्धन्य स्रा के बीच, सा के बीच में ये स्रा आता है। तो ये आपका वर्गीकरण हो गया, यहाँ से पूछा जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बनते हैं। जैसे पूछ देता है कि द्वित्व व्यंजन क्या है, तो द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जो एक ही शब्द में दो बार आ जाए। जैसे हम ले लें दिल्ली, तो दिल्ली में दो बार ला आ गया, या हम ले लें कलकत्ता, तो कलकत्ता में दो बार ता आ गया। तो यहाँ पर ला और ता द्वित्व व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन आप लोग पढ़ के आए हैं कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्वित्व और द्विगुण में बहुत ध्यान देना है। द्विगुण व्यंजन आपके हैं डा, यानी डा और ढा। ठीक है, वैसे आपके वो भी आते हैं। द्विगुण व्यंजन को ही हम लोग उच्छिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, उच्छिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो द्विगुण व्यंजन हो गए। एक प्रश्न आपसे आएगा कि आगत, आगत व्यंजन कौन से हैं? तो आगत व्यंजन में हम लोग पढ़ेंगे कि का यानी बिंदु लगेगा, खा के नीचे बिंदु लगेगा, ठीक है, का के नीचे बिंदु लगेगा और जा और आ। तो ये हमारे 5 आगत व्यंजन है। और स्वर की बात करें तो आ के नीचे बिंदु लगा देते तो वो भी, यानी ये अरबी फारसी से आ गए हिंदी में, इसलिए इनको हम आगत व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। इनकी संख्या 5 है। कई जगह पर इनको 1-2 इधर उधर घटा बढ़ा के दे देता है, पर आगत व्यंजन अगर पूछेगा तो जिनके नीचे बिंदु लगा होगा अरबी फारसी के होंगे, उनको ही हम लोग आगत व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर में आप लोग बता दोगे कि या और बा को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। आपसे पूछेगा कि लुंठित स्वर कौन सा है, सॉरी लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन, तो हम कहेंगे रा। इसको लुंठित भी कहते हैं और इसको प्रकंपित भी कहते हैं। प्रकंपित पूछ दे, लुंठित पूछ दे, रा होगा। फिर आपसे पूछेगा कि पार्श्विक या पार्श्विक कौन सा है, तो आप बताओगे ला। आपसे पूछेगा काकल्य कौन सा है, काकल्य व्यंजन, तो आप बताओगे हा। इसको स्वर तंत्रीय कंपन के अनुसार भी पूछ सकता है, काकल्य भी पूछ सकता है, तब भी हम हा को बताएंगे। आगे हम लोग देखो इन सब चीजों को आप नोट कर ले। कोई भी क्वेश्चन यदि इस वर्णमाला से आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लोग वर्णमाला की अगर तीनों क्लासें देख लेते हैं तो सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। आपसे पूछेगा कि विशिष्ट व्यंजन कौन सा है? विशिष्ट
व्यंजन, जिसको मिलाने के बाद वर्तमान में हमारे कुल जो वर्णमाला के वर्ण है उनकी संख्या 53 हो गई। तो वो कौन सा है विशिष्ट व्यंजन? तो वो विशिष्ट व्यंजन जो है वो आपका ये है। ठीक है, इसको पहले ये चलता था प्राकृत अपभ्रंश में, पर बाद में इसको हटा दिया गया था हिंदी में। अभी वर्तमान में हिंदी निदेशालय के द्वारा इसको भी वर्ण की मान्यता प्राप्त हो गई। तो अब इसको मिलाने के बाद हमारे 53 में, तो ये आपका याद रखना है। फिर स्पर्श व्यंजन पूछेगा, स्पर्श व्यंजन या वर्ग व्यंजन कितने हैं? वर्ग व्यंजन तो आपको बताना है कि इनकी संख्या 25 है, का से लेकर के मा तक। ठीक है, अंतःस्थ की बात हमने आज के क्लास में की है, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। उसमें संघर्षी की बात हमने कहा है। ठीक है, और स्पर्श संघर्षी अगर पूछेगा, जिसकी हम लोग बात पहले कर चुके हैं, और यहाँ एक बार और लिख देते हैं जिससे आप लोगों को याद आ जाए। स्पर्श संघर्षी भी 4 है, और कौन से 4 स्पर्श संघर्षी हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन कितने हैं? ठीक है, ये आपके 5 हैं, और 5 है कौन से हैं वो आप लोगों को नोट करके बताना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन सब प्रश्नों की बात करने के बाद हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि आपको कुल मिलाकर के ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि अघोष और सघोष। ठीक है, अघोष और सघोष के अलावा महाप्राण और अल्प, इन व्यंजनों की संख्या कितनी है? अघोष यानी कितने अघोष व्यंजन है, कितने सघोष व्यंजन है, कितने अल्प प्राण व्यंजन है, कितने महाप्राण व्यंजन है, इनको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके आगे की क्लास में हम आपको इनकी पूरी की पूरी संख्या बताने के बाद अगली क्लास को शुरू करेंगे। धन्यवाद।